हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम और आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स का 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए टू जेड मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसी पर मैं और भी लेके आऊंगी। और अभी आपको पता है स्टूडेंट की लेक्चरर का पेपर अगर हम देखें तो पॉज हो गया है, तो इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, अभी भी इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो। और अगर करना चाहते हो तो आप सभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ज्ञानम पंजाब। यहाँ पर जो भी टीचर हैं वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। टीचर के डेमो लेक्चर देख के और आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। कोर्सेज को बाय करने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। टीचर से बात करके डेमो लेक्चर देख के और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बेस्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा, एवरीथिंग आपको दिया जाएगा। तो चलो आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का टारगेट है कि इस लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगी, तो थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे और बहुत जितना मैक्सिमम मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की मतलब दे पाऊंगी, मैं दे पाऊंगी। इन केस अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो आप चैट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका आंसर भी दे दूंगी। तो दोज वेरिएबल दैट आर मोर ट्राई टू एक्सप्लेन आर नॉन एज, मतलब कौन एक्सप्लेन करता है। तो एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, सिंपल वेरिएबल कौन होता है। तो देखो स्टूडेंट, होता क्या है, अगर हम देखें क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड ना होता है डिपेंडेंट, मतलब जो भी बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और अगर हम प्राइस की बात करें, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंडोजीनियस वेरिएबल, एंडोजीनियस वेरिएबल। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इसको हम एक्सोजीनियस वेरिएबल बोलते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे नाम से इन दोनों वेरिएबल को हम जानते हैं। इट मीन्स कि प्राइस जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि प्राइस इंक्रीज डिक्रीज से जो असर हो रहा है वो क्वांटिटी डिमांडेड पर, मतलब जो इफेक्ट हो रहा है प्राइस इंक्रीज डिक्रीज से वो क्वांटिटी डिमांडेड में है। तो क्वांटिटी डिमांडेड को दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और एंडोजीनियस वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीज डिक्रीज से एक्सप्लेन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को हम एंडोजीनियस वेरिएबल बोलते हैं स्टूडेंट। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आंसर जो कि एक्सप्लेन कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर एंडोजीनियस होगा। राइट, एंडोजीनियस होगा। मींस क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपका एंडोजीनियस है। और ए आपका हो जाएगा ऑटोनॉमस, माइनस बीपी होगा प्राइस या इनकम, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड है प्राइस और इनकम से, है ना, प्राइस और इनकम पर डिपेंड है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज डिक्रीज करके हम जो है, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज डिक्रीज करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका असर देखते हैं स्टूडेंट। क्योंकि आपको पता है इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज। इसको हम बस सिर्फ इसका इफेक्ट देखते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस वेरिएबल ये याद रखना। ओके, ये है। और ऐसे मैं आपको बताऊं, एंडोजीनियस का मतलब होता है विद इन, कंट्रोल है ना। एंडोजीनियस का मतलब होता है विद इन और एक्सोजीनियस का मतलब होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। ओके, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नॉट द विनर ऑफ नोबेल प्राइज। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जितने लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज है ना ये आप याद कर लेना, क्योंकि 2021 में पूछा गया और यहाँ पर भी पूछा गया है, तो ये इनका फेवरेट है। करके जाना लिस्ट, चाहे स्क्रॉल करते करते कभी बैठे हैं उसको देख लिया, ये है। तो अगर हम देखें कौन नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो है डब्ल्यू फिलिप्स। इनको नोबेल प्राइज नहीं है विनर स्टूडेंट, राइट, ये है। तो डी आंसर हो जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होता है। जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होता है, जिसका फॉर्मूला होता है, ओके, बेसिकली फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, अगर हमें परसेंटेज में निकालना है।
ठीक है, ये होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेटर मतलब इन्फ्लेशन, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी विथ इन्फ्लेशन होता है और रियल जीडीपी विदाउट इन्फ्लेशन होता है स्टूडेंट। तो इन दोनों में कितना गैप है उसको हम निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर से। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अपॉन रियल। ठीक है, माइनस नहीं होगा और नॉमिनल अपॉन रियल होगा, याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। और हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे ना, हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे स्टूडेंट, तो आपने ना फॉर्मूला जो आपको पता है साइड में लिख लो, क्योंकि ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। ठीक है, इफ इंडियन रेजिडेंट्स लिख लो, इंडियन रेजिडेंट्स ऑन्स अ अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क में उसका अपार्टमेंट है, मतलब एक बिल्डिंग है मान लो। ठीक है, बिल्डिंग है। ठीक है, और उसने रेंटल इनकम आ रहा है, उससे उसको रेंट आ रहा है, रेंट आ रहा है। तो वो क्या पार्ट होगा, मतलब न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, तो यूनाइटेड स्टेट के जीडीपी में होगा, इंडिया के जीडीपी में होगा। इंडिया के जीडीपी में देखो नहीं होगा, क्योंकि विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री या इकोनॉमिक बाउंड्री तो नहीं है। यूनाइटेड स्टेट के जीएनपी में आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट से बाहर से तो नहीं आ रहा। बिल्डिंग तो यहाँ है ना स्टूडेंट, डोमेस्टिक में है ना, डोमेस्टिक में है, और इंडिया को बाहर से आ रहा है, तो नेशनल वर्ड आ जाएगा, बाहर से आ रहा है, राइट, ये है। और इंडिया की जीएनपी में होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आंसर जो है इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जीडीपी, यूनाइटेड स्टेट की जीडीपी में होगा। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट के जीडीपी में होगा, राइट, ये है। और इंडिया की जीएनपी में होगा, तो यूनाइटेड स्टेट के जीडीपी में, बाहर से आ रहा है ना, ये चीज है। तो समझ आया, देखो बेसिकली इसको लिख लेना, डोमेस्टिक हो रहा है तो यूएस की जीडीपी में और इंडिया की जीएनपी में होगा, राइट, ये है। अगर हम देखें, यूनाइटेड स्टेट का पूछा था, यूनाइटेड स्टेट द रेंटल इनकम ही अर्न इज पार्ट ऑफ, तो ये कौन सा होगा, आंसर यहाँ पर जीडीपी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही होता है। तो हम ऐसे, फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी प्लस होता है और माइनस होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, या इसको हम बोल सकते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, एनएनपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनएनपी, ये हो जाएगा। बिजनेस से कंफ्यूज नहीं होना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो सी आंसर होगा। और एक और चीज स्टूडेंट, जब भी मैं क्वेश्चन को शो कर रही हूँ तो पॉज करना, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो खुद से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर आगे चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in national income account the consumption of fixed capital, consumption of fixed capital is nothing student wear and tear। जब आप किसी भी फिक्स एसेट, दैट इज टेंजिबल एसेट्स को आप यूज करते हो तो वो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ, है ना, जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसका रिडक्शन हो रहा है एसेट्स की, उसकी हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो आंसर सी होगा। किसी को फिक्स इनकम लगे, फिक्स कैपिटल लगेगा नहीं, ये पूछ रहा है, राइट, पूछ रहा है, तो डेप्रिसिएशन होगा। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल वैल्यू, कैपिटल एसेट्स की वैल्यू का रिडक्शन, जिसको वियर एंड टियर भी बोलते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 8%, इंटरेस्ट रेट है, एंड इन्फ्लेशन रेट इज 2%, द रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोल दे, इनकम बोल दे, जीडीपी बोल दे, एक ही चीज है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, नॉमिनल पर ध्यान देना है। तो नॉमिनल अगर इंटरेस्ट रेट पूछा है तो वो रियल इंटरेस्ट रेट जो होगा, और प्लस होगा आपका क्या होगा, प्लस इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल में ऑलवेज प्लस होता है इन्फ्लेशन, और रियल, अगर रियल की बात करें इंटरेस्ट रेट, है ना, शॉर्ट में लिख रही हूं, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि रियल में ऑलवेज याद रखना, रियल, रियल मतलब विदाउट क्या इन्फ्लेशन होता है, नॉमिनल में विद इन्फ्लेशन होता है।
चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आपका जीडीपी हो, चाहे इंटरेस्ट रेट हो। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है। नॉमिनल आपको दिया है 8 और माइनस करेंगे 2, तो दैट इज 6%। ठीक है, 6%। समझ आया? ओके, ये 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सीलरेटर एग्ज्यूम। एक्सीलरेटर क्या होता है स्टूडेंट? जो कि जेबी क्लार्क के द्वारा दिया गया, 1917 में दिया गया। ये बोलते हैं कि इनकम की वजह से या कंजम्पशन की वजह से या आउटपुट की चेंज की वजह से किसमें, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, तो अपोजिट ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, ये होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर बेसिकली अपोजिट ऑफ मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो, द आउटवर्ड शिफ्ट इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर आउटवर्ड शिफ्ट होता है तो आउटवर्ड मतलब कि इंक्रीज, ऐसे समझ सकते हो। आउटवर्ड मतलब इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे भी अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, मतलब कैपिटल की रिटर्न ज्यादा है, एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इसीलिए वो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो केन्जियन की इन्वेस्टमेंट मॉडल से। इन्वेस्टमेंट जो होता है केन्स की, वो होता है फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट का इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो ये आंसर ए हो जाता है। डायग्रामिकली भी बना सकते हो, जैसे भी आप कंसेप्चुअली रिलेट करके बना सकते हो। तो आंसर ये हो जाएगा, है ना, ये है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड C+I+G कॉम्पोनेंट में है ना, उससे भी रिलेट कर सकते हो स्टूडेंट। तो इफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, है ना, एक बार फिर से बता दूं, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C+I, अगर हम देखें टू सेक्टर जो कि केन्जियन ने बोला, या एग्रीगेट डिमांड C+I+G प्लस X-M होता है, प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये है। तो अगर हमारा MEC इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा। ये यहाँ पर बोला, मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो रिलेट करके। फिर देखो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज कॉल्ड। तो जब इन्वेस्टमेंट की वजह से, है ना, क्या होता है, इनकम इंक्रीज होता है, तो इसी को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं स्टूडेंट। और जब इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, उसको हम एक्सीलरेटर बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं। तो आंसर आपको क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम क्या हो रहा है, तो वो होगा मल्टीप्लायर। एक्सीलरेटर बता दिया। मोनेटरिस्ट जो है वो फ्रीडमैन है, वो बोलते हैं कि इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मनी सप्लाई से ठीक कर देंगे, मनी सप्लाई से ठीक कर देंगे। यहीं पर स्टूडेंट मैं आपको ना कुछ आपको बताना चाहूंगी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस MTC, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिख सकते हो 1 MPS। ठीक है, फिर देखो, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर सेम होता है, डिट्टो सेम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कर रहा है, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक टाइप की इन्वेस्टमेंट ही हो, तो सेम होगा, डिट्टो होगा, सेम फॉर्मूला होगा। यहीं पर अगर हम गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हो गया, यहीं पर टैक्स मल्टीप्लायर अगर आपसे पूछा जाता है तो -C अपॉन 1 माइनस C हो जाएगा। ये है टैक्स मल्टीप्लायर, अगर आपसे पूछा जाता है, इसको भी लिख लीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लायर। फिर इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन ISLM बना ले। डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन आए तो जल्दी से आपने डायग्राम बनाना है। Y एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, X एक्सिस पर हमारे पास है
इनकम, अगर हम ISLM की बात करें तो ये हमारे पास IS है और ये हमारे पास LM है अपवर्ड। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, इंक्रीज जो होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ। तो अगर इक्विलिब्रियम यहाँ था, है ना, तो हमारा इक्विलिब्रियम ये हो गया, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट R से R1 हो गया और इनकम Y से Y1 हो गया, ये इंक्रीज हो गया, राइट। तो शिफ्ट LM डाउनवर्ड, ये सही है, LM2 हो गया, ठीक है। ये है इंक्रीज इन इनकम, ये भी सही है, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है आंसर, समझ आया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली ये पता होना चाहिए, फिर आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना स्टूडेंट। तो ये होता है आंसर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ISLM में टैक्स डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन टैक्स, देखो जब भी मनी डिमांडेड, मनी सप्लाई, तो आपने ना LM की तरफ जाना है। टैक्स आ जाए, गवर्नमेंट आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो आपने किस पर जाना है, IS में जाना है, ठीक है। तो IS में जाना है, तो IS हमारा डाउनवर्ड है, IS डाउनवर्ड, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में नेगेटिव रिलेशन बताता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशन बनाता है। और यहीं पर अपवर्ड जो की बात करें तो ये LM है, अपवर्ड मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो है इनकम डिटरमाइंड होता है, ये जनरल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, पॉइंट टू बी नोटेड ये है। अगर टैक्स कम हो गया, टैक्स कम हो गया, है ना, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो आपका IS शिफ्ट होगा अपवर्ड, ठीक है, ये होगा। तो देखो क्या हुआ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो R1 हो जाएगा, इनकम इनकम होगा, बहुत मजेदार से करो, E से E1 हो गया है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, शिफ्ट IS राइट, ये देखो ये यहां से यहां आया, मीन्स राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये सही है। डिक्रीज इन इनकम नहीं, इंक्रीज इन इनकम हुआ है ना स्टूडेंट, तो ये गलत है। डिक्रीज इन टैक्स, टैक्स में इंक्रीज हुआ है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिजिकल एक्सपेंशन, मतलब फिजिकल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा, इंक्रीज इन टैक्स, नो, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है लेकिन टैक्स इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज, यस, परचेज मीन्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट, नो, राइट, राइट होगा, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर होगा तो इनकम होगा, इनकम होगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो आंसर IS लिफ्ट होगा, कर्न लेफ्ट, नो राइट, ठीक है, राइट होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है ना स्टूडेंट, वो गवर्नमेंट कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट तो दोनों कर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो आपका IS जो होगा, IS आपका राइट साइड शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, राइट। ये है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पर, Who among the following is not a new classical economist? न्यू क्लासिकल, न्यू नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट, न्यू क्लासिकल बोल रहे हैं। तो न्यू क्लासिकल जो कि बेसिकली क्लासिकल स्कूल को ही फॉलो करते थे, लेकिन ये थे बेसिकली कौन कौन, लुकास बैरोस, है ना, या प्रिस्कोट की बात करें, और ऐसे भी अगर ये नहीं पता तो मिल्टन फ्रीडमैन तो पता है, ये तो मोनेटरिस्ट है, ये न्यू क्लासिकल तो है नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर सकते थे। और सार्जेंट हो गया, लुकास हो गया और जॉन मुथ, ये सारे न्यू क्लासिकल, ये बोलते थे अरे हमें तो सब आता है, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन पर बिलीव करते हैं, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन पर बिलीव करते हैं कि हमें सब आता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जो भी डाटा है या प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट गैप, बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है। आउटपुट गैप क्या होता है, जो हमने सोचा और जो हमने अचीव नहीं किया, मीन्स इसको एक्सेस कैपेसिटी बोल सकते हैं,
रिलेट करो, जब जब तक आप अपने कंसेप्ट को रिलेट नहीं करोगे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में गैप, मतलब जो हमने सोचा 100 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉय किया हमने 80 को, तो 20 तो डेफिसिट हो गए ना स्टूडेंट। ये एक्सेस कैपेसिटी से रिलेट कर सकते थे, जो कि ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक वन ऑफ द यहाँ पर फीचर पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिलिप्स कर्व 1958 में ए डब्ल्यू फिलिप्स के द्वारा दिया गया। ए डब्ल्यू फिलिप्स बोलते हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट यही है ना, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट हो गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अपने कंसेप्ट जब भी क्वेश्चन देखोगे ना तो माइंड में या साइड में लिख लो कि ये होगा, क्योंकि ऑप्शन में ना कंफ्यूजन हो जाती है और फॉर्मूला के केस में तो बहुत हो जाता है। तो आंसर बी ही दिया था ना मैंने। चलो AW। उसके बाद आपको पता है फ्रीडमैन आए, उन्होंने बोला नो नो, लॉन्ग रन में तो स्टेबल होगा, वर्टिकल होगा, शॉर्ट रन में नहीं होगा, लॉन्ग रन में होगा। तो ये चीज है। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ गुड एंड एसेट्स मार्केट रिजल्ट। एसेट्स कुछ नहीं है स्टूडेंट, मनी मार्केट है। देखो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। तो गुड हमारा क्या होता है? गुड हमारा IS होता है, और मनी या एसेट क्या होगा? ये होगा LM। और जब IS LM मिट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी मैंने बताया, एंड इनकम होता है, डिटरमाइंड होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम डिटरमाइंड होगा। तो ए आंसर हो जाएगा। पॉज करके दे देना स्टूडेंट, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड से करवा रही हूँ, है ना। बहुत बच्चे मैम आप तो रुक ही नहीं रहे हो, रुक नहीं रही हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये ध्यान रखें। फिर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ बिलो नायरू रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट लीड्स टू। तो देखो नायरू का कंसेप्ट लॉन्ग रन में फ्रीडमैन और फेल्प्स के द्वारा दिया गया। तो ये अगर हम देखें, ये आपका नायरू है कंसेप्ट, ठीक है। ये आपका नायरू है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि स्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट। नायरू वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर इन्फ्लेशन जो होता है स्टेबल होता है। अनएम्प्लॉयमेंट वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर इन्फ्लेशन स्टेबल होता है, उसी को नायरू बोलते हैं। ये वाला पोर्शन ये हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है और ये हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। और ये फ्रीडमैन की बात करें तो फ्रीडमैन ने अपने जब उसने थ्योरी दिया अपडेटेड वर्जन में AW फिलिप्स जो है उनको क्रिटिसाइज करते हुए, क्योंकि स्टैगफ्लेशन आया था। अभी मैं आपको स्टैगफ्लेशन भी करवाऊंगी। फिर बेसिकली यहाँ पर नायरू का कंसेप्ट आया। तो फिलिप्स कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड बी इंक्रीज। जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली बिलो होगा, कम होगा, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा स्टूडेंट। जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो पहले अगर इन्फ्लेशन यहाँ था तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से जाओगे तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। और यही शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व से ही लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनता है और इसको जिग जैग फिलिप्स कर्व भी बोलते हैं। तो इसकी एक स्टोरी है, गवर्नमेंट आते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है लेकिन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे करते करते ये क्या बनाता है? जिग जैग फिलिप्स कर्व, जो कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बताता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती पूरी हिस्ट्री। इसका आपको पहले AW फिलिप्स पता होना चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ा। जिनकी अंडरस्टैंडिंग है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, लेकिन बाय चांस अब नहीं फिलिप्स का पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, राइट। ये है, तो मैंने फिर भी आपको बताया कि नायरू ये वाला होता है। जब नायरू से बिलो होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसको इधर हम वेज रेट भी लेते हैं और इन्फ्लेशन भी लेते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर। तो R से अगर हम देखें R1 हो जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पर, तो आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंक्रीज इन मनी सप्लाई वुड बी। इंक्रीज होगा अगर मनी सप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होगा क्योंकि सभी के पास पैसा है ना। सभी के पास पैसा है तो कोई भी डिमांड नहीं कर रहा। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है इट मीन्स एवरीवन जो है
एवरीवन के पास जो है मनी है स्टूडेंट, मनी इंक्रीज होगा तो सबके पास इनकम है, इनकम सबके पास है तो लोन की डिमांड नहीं करेगा, है ना, लोन की डिमांड नहीं करेगा, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो इन्वेस्टमेंट राइज होगा, जो इन्वेस्टर है वो लोन लेंगे और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ये चीज है। तो यहाँ पर कंसेप्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको रिलेट कर सकते थे, तो आंसर 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखिए ISLM में जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अच्छा, ये ISLM मॉडल से बेस्ड होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम LM की बात करें तो LM अगर हमारा इधर है तो इधर आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। यस, ये ISLM से रिलेटेड है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए द टफ लेवल। देखो ये क्या है स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारा लॉन्ग रन बिजनेस साइकिल है और ये हमारा शॉर्ट रन बिजनेस साइकिल होता है। इसको हम पीक बोलते हैं, इसको हम रिसेशन बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, इसको हम टफ बोलते हैं, टफ बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा बेसिकली, टफ के बाद ये होगा रिकवरी, रिकवरी, रिकवरी के बाद एक्सपेंशन और फिर से पीक, और ये चलता रहे। तो ये हमारा शॉर्ट रन बिजनेस साइकिल है और ये हमारा लॉन्ग रन बिजनेस साइकिल है। तो अगर लोएस्ट पूछा गया तो टफ या इसको डिप्रेशन भी बोला जाता है, तो इसमें क्या होगा लोएस्ट, लोएस्ट वर्ड एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटीज जो होंगे लोएस्ट लेवल पर होगा। और बिजनेस साइकिल की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, इसलिए एग्रीगेट इकोनॉमी। इन्फ्लेशन, मनी, अनएम्प्लॉयमेंट, नो ऐसा कुछ नहीं है, तो एग्रीगेट लोएस्ट रहेगा, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए इन लॉन्ग रन इंक्रीज, लिख लो यहाँ पर, लॉन्ग रन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और आउटपुट ज्यादा इंक्रीज होगा मीन सप्लाई ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल हो जाएगा, प्राइस फॉल होगा, तो आउटपुट इंक्रीज, राइज और प्राइस फॉल, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट देखिए स्टैगफ्लेशन। देखो स्टूडेंट, जब A.W. फिलिप्स 1958 में लेके आए तो वो बोलते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। फिर एक सिचुएशन आई स्टैगफ्लेशन और रियल में आया था, उसके बाद फ्रीडमैन और फेल्प्स की थ्योरी आई थी, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ, और वो स्टैगफ्लेशन आया, जहां पर बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई स्टूडेंट जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा था और इन्फ्लेशन भी ज्यादा था, इन्फ्लेशन भी ज्यादा था स्टूडेंट, ये है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कांस्टेंट, इकोनॉमी जो ग्रोथ थी, ग्रोथ जो थी वो बेसिकली कांस्टेंट रह गया था, कांस्टेंट रह गया था, या डिक्रीज भी बोल सकते हो। इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टेगनेंट हो जाना इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। क्योंकि इन्फ्लेशन में ना आपको जो इनकम है वो सही रहेगा, जीडीपी सही रहेगा, तो लोगों को इतना पता नहीं चलता। लेकिन स्टैगफ्लेशन में ऐसे पता चलता है कि यस इकोनॉमी तो स्टेगनेंट होगी, स्टेगनेंट मतलब ग्रोथ कम हो गया ना, इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट, तभी तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व आया, जो कि आपको नो ट्रेड ऑफ बताता बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा कि प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और जीडीपी डिक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज जीडीपी डिक्रीज। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। यस, नेक्स्ट इन लॉन्ग रन रिडक्शन इन लेबर सप्लाई, इन लॉन्ग रन लेबर सप्लाई क्या हो गया है, कम हो गया है, तो आउटपुट क्या होगा, अगर लेबर सप्लाई हो गया तो आउटपुट भी कम हो जाएगा, है ना स्टूडेंट, आउटपुट भी कम हो जाएगा, और जिससे प्राइस लेवल, आउटपुट कम हो गया, बिस डिमांड तो ज्यादा है, अभी सिलेंडर का केस देख लो, तो सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज होगा, तो आपका आउटपुट फॉल और राइस प्राइस, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केन्जियन एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कौन सा शेप होता है, तो दोनों होता है,
वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ये है केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सी आंसर हो जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट को ये मानते थे। मनी इज न्यूट्रल, मनी इज न्यूट्रलिटी का मतलब कि मनी का रियल फैक्टर लाइक एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मनी इज न्यूट्रल, चेंज इन मनी स्टॉक लीड टू चेंज इन व्हाट। तो अगर मनी न्यूट्रल है तो चेंज इन, अगर मनी सप्लाई कर रहे हैं तो चेंज क्या होगा। तो अगर हम देखें तो फिशर इक्वेशन है स्टूडेंट, ये ना फिशर इक्वेशन से आपने रिलेट करना है। फिशर इक्वेशन ने बोला है mv इक्वल टू पीटी, mv इक्वल टू पीटी। तो इसको और इसको कांस्टेंट रखा था। जिस रेट से प्रोपोर्शनली, जिस रेट से मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो प्राइस लेवल चेंज होगा। तो एज मनी सप्लाई इंक्रीज प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो फिशर इक्वेशन से ये सॉल्व हो रहा है, बी आंसर। जितने भी कंसेप्ट है उसको आपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये वो लेखा नहीं होगा फिशर इक्वेशन अप्लाई करो, आप ऐसी चीजें देंगे तो आप एकदम से अप्लाई करो, है ना, समझ रहे हो। ये है नेक्स्ट देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेज पुश बाय वर्कर एंड गवर्नमेंट टू हाई एम्प्लॉयमेंट लीड टू। अगर वेज पुश है तो ये डिमांड पुल होगा, कॉस्ट पुश होगा, सप्लाई साइड होगा, सप्लाई पुल होगा। तो देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन दो कॉजेस की वजह से होता है। वन इज अ डिमांड साइड एंड अदर इज अ सप्लाई साइड। ये होता है सप्लाई साइड होता है, सप्लाई साइड होता है, राइट। डिमांड साइड ऑलवेज कंज्यूमर की वजह से होता है, कंज्यूमर की वजह से होता है। और सप्लाई साइड ऑलवेज प्रोड्यूसर की वजह से होता है। और कंज्यूमर की वजह से क्यों होता है, अगर इनकम इनकी इंक्रीज होती है, एग्रीगेट डिमांड ये इंक्रीज करते हैं और जिससे प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो जब कंज्यूमर की वजह से होता है तो उसको डिमांड पुल बोलते हैं। पुल इज नथिंग स्टूडेंट, डिमांड साइड, है ना, ये है। और प्रोड्यूसर की अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अपने जेब से नहीं देगा, वो प्राइस इंक्रीज कर देगा, तो ये सप्लाई साइड है। वेज मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट अदर देन J.M. केन्स, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो क्लासिकल थ्योरी की थी वो फेल हुई और केन्जियन इकोनॉमिक्स की थ्योरी आई स्टूडेंट। इन्हीं को हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ अगर इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ, या मॉडर्न फादर तो एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो मार्शल। ठीक है, मार्शल। और मैक्रो इकोनॉमी कौन है, केन्स है। ठीक है, ये है केन्स, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट विद एक्सपेंशनरी मतलब इंक्रीज करना, फिस्कल पॉलिसी इज नॉन एज। देखो अब ये क्या है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, मींस इन्फ्लेशन आ जाएगा। और इन्फ्लेशन जब आ जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय सेंट्रल बैंक या मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब प्राइवेट इन्वेस्टर मार्केट से बाहर चले जाते हैं, इन्वेस्टर मार्केट से बाहर चले जाते हैं ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये है। अब साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बिजनेस साइकिल की वजह से, एंड स्ट्रक्चरल रिसेशन की बात करूं तो स्ट्रक्चर मतलब कि अगर आप देखो स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी या फिर पॉपुलेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, आउटडेटेड हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो होता है स्ट्रक्चरल रिसेशन। तो ये क्राउडिंग आउट होगा। इसी के द्वारा क्राउडिंग इन भी होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, उसको क्राउडिंग इन बोलते हैं स्टूडेंट, राइट। ये है, तो ये क्राउडिंग आउट हो जाएगा।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अभी मैंने आपको बताया। एक चीज मैंने यहाँ पर देखा है कि एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि अच्छी बात है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, कॉस्ट किसकी वजह से होता है, सप्लाई साइड की वजह से होता है। एक्सोजीनियस नो, शॉक, शॉक मतलब कि ऐसी कोई एकदम से कुछ इफेक्ट हुआ इकोनॉमी ना, या रुक जाना। एग्रीगेट नो, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई की कमी हो जाने उसको बोलेंगे हम। अगर देखो, अभी देखो ना, नॉर्मली अभी क्या हो रहा है कि सप्लाई सिलेंडर की कम हो जा रही है, ओके, और जिसकी वजह से हमारा रेट मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो इन्फ्लेशन है ड्यू टू सप्लाई शॉर्टेज की वजह से, इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर ऑफ डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कौन सा फीचर नहीं है डिमांड फॉर फैक्टर। डिमांड फॉर फैक्टर मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कंपेयर टू डिमांड फॉर प्रोडक्ट। अगर डिमांड फॉर प्रोडक्ट की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। तो ये ड्राइव डिमांड है, यस। फैक्टर प्रोडक्शन की डिमांड को ही, मतलब कि अगर आप गुड्स की डिमांड करते हो जिसकी वजह से फैक्टर प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो इनडायरेक्ट वे से जब डिमांड इंक्रीज होता है उसको ड्राइव डिमांड होते हैं। तो फैक्टर प्रोडक्शन इज अ ड्राइव डिमांड होता है। इट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फैक्टर, ये भी फैक्टर का होता है। आपसे नॉट पूछा है। इट इज अ जॉइंट और कंबाइंड डिमांड, ये आंसर होगा आपका आंसर, ठीक है, ये है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फैक्टर डिपेंड्स ऑन कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, मतलब कि उनकी इनपुट कॉस्ट पर डिपेंड करेगा, है ना, ये है। तो इलास्टिसिटी मतलब कि कितना वेस इंक्रीज डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ फैक्टर डिपेंड करेगा, इसी को इलास्टिसिटी। अच्छा, जब भी इलास्टिसिटी आए तो आपने डिमांड का इलास्टिसिटी पढ़ा है, तो आपको कहीं पर भी इलास्टिसिटी आए ना तो उसी से आपने रिलेट करना है, ठीक है। आपने अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना स्टूडेंट। अगर आप सोचोगे नहीं हमने तो ये पढ़ा ऐसा आया, तो ऐसे नहीं, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से गाइड करती हूँ कि आपने पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करना है। जो चीज़ आपको आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, और आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना है, क्योंकि आपको 4 में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। इसको ध्यान रखना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि जो आपको सुटेबल आंसर लग रहा है उसी को आपने क्या करना है, करेक्ट करना है। तो ये स्टूडेंट आज के लिए हमने इतना ही किया है, राइट। और मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में करवा दूंगी, राइट। तो इसमें से आप बताना कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं, और अगर मतलब कि इसमें कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया कि ये कंसेप्ट मैम आप मैं बता दो, राइट, ये क्योंकि मैं पूरा तो आपको थ्योरी नहीं पढ़ा सकती यहाँ पर, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे कि मैम कोई टॉपिक हमें पढ़ा दो, तो मैं आपको कर दूंगी। और अगर आपको सीक्वेंस वे से पढ़ना है तो आप हमारे कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।